नमस्कार, मैं ललित चौहान। आप देख रहे डीएलसी न्यूज। आज पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है। डीएलसी न्यूज के लिए भी आज बहुत ही हर्ष का दिन है क्योंकि देश की प्रख्यात पर्यावरणविद डॉक्टर स्वाति सवंत सर आज हमारे बीच उपस्थित है। डॉक्टर स्वाति सवंत सर के द्वारा मां नर्मदा जहां अमरकंटक से अपनी यात्रा शुरुआत करती है और खंबात की खाड़ी में जहां समुद्र में समावेश करती है, वहां तक इनके द्वारा 21 बार यात्राएं कर सर्वे किया गया है। वही मां नर्मदा और वनस्पतियों के ऊपर इनके द्वारा शोध कर 3 किताबों का प्रकाशन भी किया जा चुका है। वहीं 25 से अधिक विषयों पर इनके द्वारा शोध किए गए हैं और जमीन से जुड़े कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। तो स्वाति जी, आपका परिचर्चा में स्वागत है। नमस्कार और पर्यावरण दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्वाति जी, मेरा पहला प्रश्न है कि आज की परिस्थिति को देखते हुए पर्यावरण के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जब भी हम पर्यावरण ये शब्द सुनते हैं, लेकिन मेरा हमेशा ये कहना है कि इस शब्दों के लिए सभी लोगों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग समझ हैं, लेकिन हम सभी लोग इस पर्यावरण का एक हिस्सा हैं और जब तक हम अपना नज़रिया नहीं बदलेंगे कि हम इसका हिस्सा बने न कि इसके बॉस हैं, तब तक हम उसके लिए उतनी संवेदनाएं नहीं दिखा पाएंगे और अपने पर्यावरण को फिर से नया सक्षम बनाने में शायद कामयाब होने में थोड़ा सा कुछ कमी रह जाएगी। स्वाति जी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है, मालवा क्षेत्र के लिए कि भूमिगत जल और जमीन के ऊपर बहने वाला जो पानी है उसकी क्या स्थिति है अभी वर्तमान में? आप उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आपका। जब भी हम जल की बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं, समझते हैं और बचपन से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि जल ही जीवन है। लेकिन इस चीज़ को सच में हम कितना गहराई से समझते हैं, ये भी एक प्रश्न ही है। और जब भी हम जल की बात करते थे, जो भूमि के ऊपर चलने वाला जल है, जैसे कि नदी है, तालाब है या झीलें हैं, इनमें तो हम पानी देखते हैं या उस पानी का कम ज़्यादा होना भी हम महसूस करते हैं। लेकिन जो ज़मीन के अंदर जल है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, उसकी क्या स्थिति है, इसके लिए हम अभी भी पूरी तरह से हम उसका पता नहीं कर पाते हैं। और चाहे अनचाहे हम उसका इतना दोहन कर देते हैं कि धीरे धीरे वो पानी नीचे की ओर खिसकता जा रहा है। जैसे कि आज से करीब 30 साल पहले की बात है, अगर आप घर बनाने के लिए शुरुआत करते थे और गड्ढे खोदते थे तो 3-4 फीट से पानी निकलना शुरू हो जाता था। फिर एक समय आया कि जब हम बोरवेल के ऊपर निर्भर हो गए। अब बोरवेल भी शायद उस समय की ज़रूरत थी, लेकिन अब अगर हम बोरवेल की बात देखें या अगर हम करना चाहें तो कई इलाकों में 600 से 800 फीट तक नीचे खुदाई करनी पड़ती है। मैं आपकी बात कर दूंगा। देवास जिले में हमारा हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर फॉरेस्ट लैंड से लगा हुआ एरिया है हाटपिपलिया, वहां पर 800 फीट से अधिक वाटर लेवल नीचे गिर चुका है। ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। और अगर किसी भी जंगल के समीप वाले क्षेत्र में अगर पानी का स्तर इतना नीचे है, इसका मतलब है कि न तो हमने जंगल की तबीयत सुधारी है, न पानी की तबीयत सुधारी है। बहुत गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि जंगल एक स्पंज की तरह कार्य करता है, जो पानी को अपने अंदर सोख के रखता है और ज़रूरत पड़ने पर नदी की तरफ वो पानी चलता है। लेकिन अगर जंगल ही नहीं रहेगा या जंगल तो है लेकिन उसमें सघनता नहीं है, तो हमारा पानी कैसे बचा रहेगा? इसके ऊपर भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हमारे इन प्रदेशों में वर्षा जल ही एकमात्र शुद्ध जल का अच्छा स्रोत है और अगर हमको इसका संचय करना है तो कई सारी क्रियाएं तो करती हैं, लेकिन एक छोटी सी बात हमेशा याद रखें और ये बच्चों को भी सिखाएं कि दौड़ते पानी को चलाओ, चलते पानी को बिठाओ, बैठे हुए पानी को छिपाओ और फिर धीरे धीरे करके हमारे यहाँ पानी ही पानी हो सकता है। स्वाति जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि क्या शिप्रा नदी, जैसे मैं देवास जिले में देखता हूँ बहुत सी नदियाँ हमारी सूख जाती है, तो क्या शिप्रा नदी साल भर प्रवाहमान हो सकती है? आपने बहुत ही मेरे दिल के करीब वाला प्रश्न पूछ लिया।
और ये बिल्कुल प्रवाहमान हो सकती है। अब आपको पता होगा कि शिप्रा ये जो हाँ स्थान है, मतलब उज्जैनी स्थान जो है, ये बहुत प्राचीन काल से बहुत ही प्रासंगिक है और हमेशा सिंहस्थ का मेला यहाँ पर भरता ही है। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा हुआ कि शिप्रा नदी में पानी की कमतरता की वजह से माँ नर्मदा जी को यहाँ तक लाना पड़ा और शिप्रा जी में उसका प्रभाव सिंहस्थ बनाया। परियोजना हाँ, के द्वारा। वो समय की ज़रूरत थी, ये भी हम मानते हैं। लेकिन अगर शिप्रा का पानी ही शिप्रा में बहे तो ज़्यादा बेहतर है, और ये भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ही सोच समझ कर एक माइक्रो प्लान बनाएं जो कि रीज एरिया ट्रीटमेंट से शुरू करके हम अपने नदियों तक उसको लेकर आएँ। शिप्रा नदी में कई सारे छोटे छोटे नदी नाले मिलते हैं, अगर उन सभी का अच्छे टेक्निकल और साइंटिफिक रूप से उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो 4 से 6 साल में हम अगर सभी लोग साथ मिलकर। में और बहुत सघनता से काम करें तो ये बिल्कुल मुमकिन है। हाँ, मैंने अभी देखा है कि जैसे शिप्रा नदी का जो कैचमेंट एरिया है, क्योंकि कोई भी नदी छोटे छोटे नैसर्गिक नालों से जो पानी बह के आता है उसके बाद में वो नदी अपना रूप धारण करती है। तो मैंने बिल्कुल। देखा है कि नैसर्गिक नालों पे बहुत तेजी से अतिक्रमण हो रहे हैं। अगर नदी में पानी आना है तो नदी में पानी कहाँ से आ रहा है? छोटी छोटी नदियाँ, नाड़ियाँ या नद है उससे आ रहा है। अगर आपने उसका रास्ता ही रोक दिया तो वो नदी में पानी कहाँ से आएगा? नदी में पानी। तो पानी अपने आप ही कम हो जाएगा। ये तो कोई एक छोटा नन्हा बालक भी इस बात को समझ सकता है। लेकिन उस पानी को बराबर बनाए रखने के लिए, चलायमान रखने के लिए हमें बहुत ही पेशेंस के साथ, मतलब बहुत शांति से और धीरे धीरे काम करके, और सभी अगर काम करेंगे तो ये बिल्कुल मुमकिन है। एक और चीज़ मैं आपसे बहुत शेयर करना चाहूँगी कि नदी किनारे में भी अगर हमने बहुत घने रूप से वन विकसित कर लिए तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास होगा। अब ये देखने में आ रहा है कि नदियों के आसपास वृक्षारोपण कम है और जो वृक्षों की जमीन भी थी उस पर भी अतिक्रमण तेजी से हो रहा है। तो स्वाति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे कार्यक्रम में आए। नमस्कार। नमस्कार।